गुड आफ्टरनून बेटा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था चैप्टर सेकंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उससे पहले पढ़ा हमने चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो जो रिलेशन एंड फंक्शन है बेटा, उसमें टोटल जो एक्सरसाइजेज हैं वो हैं 5 और पहले होती थी 6। बाइनरी ऑपरेशन की एक्सरसाइज होती थी पहले, वो अब फिलहाल बुक में नहीं है, न्यू बुक में। लेकिन जिन बच्चों के पास ओल्ड बुक है उस बुक में आपको वो एक्सरसाइज मिलेगी, ठीक है ना। उन बच्चों के पास ये एक्सरसाइज मिलेगी 1.6। तो उसको आपने नहीं करना है सीबीएसई एग्ज़ाम के लिए, वैसे आप कर सकते हैं कंपटीशन के लिए, ठीक है ना। और वो बाई चांस कंपटीशन में भी आएगी नहीं, क्योंकि वो सीबीएसई के सिलेबस में है ही नहीं बेटा, एनसीईआरटी में। तो उसको आप छोड़ देना अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो। अब न्यू बुक है तो ये एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज है रिलेशन की, ठीक है ना। ये भी एक्सरसाइज रिलेशन की है। अब क्या है कि मैं एक्सरसाइज के सीरियल वाइज मैंने क्यों लिखे नेम, क्योंकि भाई अलग अलग बुक में जैसे कि ये जो है ना डिसऑर्डर में लगी हुई हैं, ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं है। किसी किसी बुक में 1.1 ही टोटल एक ही एक्सरसाइज है रिलेशन की, किसी बुक में 1.1, 1.2 दो एक्सरसाइज बना रखी हैं रिलेशन की। तो वो आप देख लेना बेटा कैसा है। तो इसमें आपको चेक करना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या है आपकी रिलेशन, क्या नहीं है। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, ठीक है ना, एंड ट्रांजिटिव। और इसमें सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के, मतलब जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। उसके बाद 1.3 है बेटा 1/1/2 की एक्सरसाइज। 1/1/2 आपने चेक करना है, यानी कि कोई फंक्शन 1/1 है या मैनी 1 है, ऑन2 है या इन2 है, 1/1 है या फिर 1/1 है या मैनी 1 है, ऑन2 है या इन2 है, 1/1/2 है, 1/1/2 है, मैनी 1/2 है, मैनी 1/2 है। ये चेक करना था। ये सिलेबस में है बेटा, ये भी सिलेबस में है, ये भी सिलेबस में है। ये है बेटा कंपोजिशन की एक्सरसाइज। कंपोजिशन की एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है बेटा। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज मैंने करवा दी ये भी सिलेबस में नहीं है, इनवर्स फाइंड आउट करने की एक्सरसाइज है। ये मैंने इसलिए करवाई आपको कि भाई जो 1/1/2 करवाया मैंने आपको 1.3 में, उससे केवल एक स्टेप आगे ही आपने लिखना है और इन्वर्स निकल जाता है फंक्शन का, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स जब हम फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले उसको चेक करवाते हैं कि वो 1/1/2 है या नहीं। अगर 1/1/2 है तभी उसका इन्वर्स निकलता है। तो ये तो 1/1/2 हमने निकाल ही लिया था, इसलिए मैंने साथ में ये एक्सरसाइज आपको करवा दी, लेकिन सिलेबस में नहीं है ये। उसके बाद दूसरे चैप्टर की बात करते बेटा। दूसरे चैप्टर में केवल 2.1 है एक्सरसाइज सिलेबस में, क्योंकि डिडक्शन वाले से उसमें लिख रखा पोर्शन में कि भाई एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर नॉट इंक्लूडेड इन सिलेबस। यानी कि एलिमेंट्री प्रॉपर्टी स्टार्ट होती हैं सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक से। तो सेकंड एक्सरसाइज के बेसिक का कोई भी पोर्शन सिलेबस में नहीं है, तो फिर सेकंड एक्सरसाइज के वो क्वेश्चन आप छोड़ देना जो एलिमेंट्री ऑपरेशन का एलिमेंट्री इनवर्स की प्रॉपर्टी का यूज़ करके फाइंड आउट किए जाते हैं, सोल्व किए जाएंगे। जो एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यूज़ करके जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे 2.2 के, वो सिलेबस में नहीं रहेंगे। उसके बावजूद फिर 3rd 4th 5th में करवा ही चुके आपका। 3rd चैप्टर में क्या डिडक्शन है, 3rd चैप्टर में डिडक्शन है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस सच दैट प्रोडक्ट इज 0 इवन देन बोथ आर नॉन जीरो। यानी कि दोनों मैट्रिक्स 0 नहीं है और उनका प्रोडक्ट 0 है, तो ऐसे क्वेश्चन सिलेबस में नहीं है। तो सिंपल है, ये छोड़ने की कोई ज़रूरत है नहीं बेटा, आपने कर लेना सारे क्वेश्चन 3rd चैप्टर के। 4th चैप्टर में 4.2 एक्सरसाइज सिलेबस में नहीं है, लिखा हुआ है कि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट सिलेबस में नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट के बेस पर सेकंड एक्सरसाइज है 4.2, वो सिलेबस में नहीं है। 4.1 4.3 करनी है आपने। 5th चैप्टर में क्या है सिलेबस में, 5.3 नहीं है, यानी कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके इन्वर्स फाइंड आउट करना, जबकि मैंने आपको करवाई थी वो, ठीक है ना, वो सिलेबस में नहीं है। बाकी सारा सब कुछ है सिलेबस में।
5.4 में जो कंडीशन होती है चेक करने की नेचर ऑफ सॉल्यूशन कि भाई यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, वो सिलेबस में नहीं है। और साथ में नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन भी सिलेबस में नहीं मिलेंगे आपको, चेक कर सकते हो आप। 2020 में ही डिडक्ट हो गए थे वो, केवल यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन बच गए थे उसमें से। तो काफ़ी छोटी एक्सरसाइज बन गई 5.4, लेकिन इम्पोर्टेंट उतनी बनी हुई है, अब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उसके। उसके बाद 6 चैप्टर स्टार्ट करते हैं बेटा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। 6 चैप्टर बेस्ड है 11th क्लास के 13 चैप्टर पर, जो हमने 11th क्लास में 13 चैप्टर किया था उसके बेस पर है ये सारा का सारा। लिमिट एंड डेरिवेटिव हमने किया था, ये चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा 12th स्टैंडर्ड का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, 6 चैप्टर एलिमेंट बुक से। तो चैप्टर रिलेटेड है 11th क्लास के लिमिट एंड डेरिवेटिव से, जो 11th क्लास में हमने चैप्टर किया था लिमिट एंड डेरिवेटिव, उससे रिलेटेड है ये। उस चैप्टर में हमने क्या किया था, किसी फंक्शन की लिमिट को चेक किया था हमने कि वो एग्जिस्ट करती या नहीं करती, उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती या नहीं करती। तो एग्जिस्ट लिमिट कब करती है, जब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये क्या हो, फाइनाइट डेफिनेट रियल हो, ठीक है ना। और दूसरे वे में हम चेक करते थे LHL और RHL अगर इक्वल आ जाएं तो उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर जाती थी, ठीक है ना, उस किसी क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर। अब उससे एक कदम और आगे चलना, हमने किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, किसी फंक्शन को। और फंक्शन को चेक करने के, कंटिन्यूअस चेक करने के अपने पास 2 मेथड हैं। और कंटिन्यूअस कहाँ पर चेक करना है, कंटिन्यूअस चेक करना है किसी एक पॉइंट के ऊपर, एक इंटरवल के ऊपर, या फिर पूरी रियल लाइन के ऊपर, ठीक है ना। जैसे कि मैं ग्राफिकली आपको समझा देता हूं। तो ग्राफिकली मैं समझाऊं, जैसे किसी फंक्शन का ग्राफ बना दिया मैंने, ये किसी XYZ फंक्शन का ग्राफ, और यहाँ पर है मान लो x की वैल्यू 9, तो मेरे को 9 के ऊपर चेक करना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है या कंटिन्यूअस। अगर यहाँ पर जंप लग गया है ना, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अगर यहाँ पर जंप लग गया तो ये फंक्शन हो गया बेटा डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पर पेन को उठाना पड़े आपने, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 9। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि भाई 9 पर कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस, तो ये फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 9। और अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 9। तो किसी पॉइंट के ऊपर ग्राफिकली ऐसे चेक करते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है ना। अब किसी पॉइंट की बजाय एक इंटरवल पर भी चेक करवा सकता है आपसे, जैसे यहाँ पर x की वैल्यू 1 है, यहाँ पर x की वैल्यू 10 है, तो आपसे बोल दिया जाए कि 1 से लेकर 10 तक आप चेक कीजिए कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। और 1 से लेकर 10 तक में भी 4 तरीके से रिक्वायरमेंट आ सकती है। यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर चेक कीजिए, यहाँ पर चेक कीजिए, या फिर यहाँ पर चेक कीजिए, ठीक है ना। 4 तरह के इंटरवल पर आपसे पूछ सकता है कि इन इंटरवल पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। ठीक ऐसे पूरी रियल लाइन के ऊपर भी पूछ सकता है आपसे कंटिन्यूअस है डिसकंटिन्यूअस है। तो अब एग्जाम में कौन से क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, तो इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज है एलिमेंट बुक में, 6.1, 6.2 और 6.3। तो 6.1 में हमने किसी फंक्शन को एक पॉइंट के ऊपर चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, एक पॉइंट के ऊपर। और 6.2 में एक इंटरवल के ऊपर चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं, एक इंटरवल के ऊपर चेक करना आपने बेटा। और 6.3 में करनी है चेक डिफरेंशिएबिलिटी, कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं। कंटिन्यूटी के 2 ही एक्सरसाइज हैं, 6.1, 6.2।
तो 6.1 स्टार्ट करते हैं, यानी कि किसी फंक्शन को एक पॉइंट के ऊपर चेक करते हैं वो कंटिन्यूअस है या नहीं। अब किसी पॉइंट पर अगर आपने चेक करना है फंक्शन, तो उसका एक मेथड है ग्राफिकली उसका ग्राफ बना दीजिए, और जैसे जहाँ पर भी आपने चेक करना उसके सामने जाकर देखिए, आपका पेन यहाँ पर आपने लिफ्ट किया, पेन को उठाया है अगर पेन को, तो फिर यहाँ पर क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस, और स्मूथली चलता रहा ऐसे, कोई ब्रेक नहीं लगे बीच में, तो क्या हो गया कंटिन्यूअस। लेकिन इस तरीके से चेक करने की बजाय अपना मेथड रहेगा नेक्स्ट, दूसरा मेथड रहेगा, वो मेथड है देखो, f(x) is said to be continuous if f of a exist, यानी कि f of a एग्जिस्ट करती हो, फाइनाइट हो, डेफिनेट हो, रियल हो, फाइनाइट, डेफिनेट एंड रियल हो। उसके बाद LHL एग्जिस्ट करती हो, फाइनाइट हो, डेफिनेट हो, रियल हो, RHL एग्जिस्ट करती हो, फाइनाइट हो, डेफिनेट हो, रियल हो, और लास्ट में सबसे लास्ट में क्या है, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये तीनों वैल्यू सेम आ जाएं तो समझो फंक्शन a पर क्या हो गया कंटिन्यूअस। ये तीनों वैल्यू अगर सेम आ गई तो आपका फंक्शन a पर कंटिन्यूअस हो जाएगा बेटा। तो ये चेक करने का मेथड रहेगा 6.1 में भी 6.2 में भी। किसी पॉइंट पर अगर आपने कभी चेक करना है कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं, तो उसके लिए आपने ये तीनों वैल्यू सेम दिखानी पड़ेंगी, तब जाकर फंक्शन आपका क्या होगा कंटिन्यूअस। ठीक है ना। और डिसकंटिन्यूअस होगा तो क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा तो ये तीनों वैल्यू इक्वल नहीं आएंगी। कोई भी दो वैल्यू अगर इक्वल नहीं आई तो फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और डिसकंटिन्यू होने की जो काइंड होती है वो तीन तरह की होती है, वैसे तो अपने सिलेबस में नहीं है, वो मैं बता देता हूँ बेटा। एक फर्स्ट काइंड, सेकंड काइंड और थर्ड काइंड। जबकि मैं यहाँ पर तीन कैटेगरी बना देता हूँ। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। तो भाई रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है बेटा, जब LHL RHL एग्जिस्ट करती हों और इक्वल हों, LHL एंड RHL बोथ एग्जिस्ट एंड आल्सो इक्वल। बट f ऑफ a इनके इक्वल ना हो बेटा। LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करती हों और f ऑफ a के इक्वल ना हो, तो ये क्या हो जाएगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। रिमूवेबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि उस फंक्शन की वैल्यू अगर a पर चेंज कर दे हम, तो मतलब बदल जाएगी, इसकी डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाएगी, कंटिन्यूअस बन जाएगा फंक्शन अगर f ऑफ a की वैल्यू हम चेंज कर दें। तो इसमें LHL RHL की जितनी वैल्यू आई उतनी कर दें अगर इसमें, तो ये रिमूव हो जाएगी डिसकंटिन्यूटी, इसलिए इसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड, इसमें क्या है बच्चों की LHL जो है RHL के इक्वल नहीं होगी बेटा। LHL RHL के इक्वल नहीं होगी, इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। तो ये होती है बेटा डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड। LHL RHL इसमें इक्वल नहीं होंगी, लेकिन एग्जिस्ट करेंगी, दोनों इक्वल नहीं होंगी। LHL RHL अनइक्वल हो जाएंगी, लेकिन एग्जिस्ट जरूर करेंगी। एग्जिस्ट करेंगी तभी तो मैंने कंपेयर किया इनको। LHL
एंड RHL both exist but not both are equal, both are unequal. नेक्स्ट है डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड। डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड में क्या होगा, LHL RHL इन दोनों में से या तो दोनों क्या होंगी, नोट एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है ना, या तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगी या कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगी, बस या तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगी। मान लो ये इन्फिनिटी आ गई, ये 4 आ गई, या फिर ये इन्फिनिटी आ गई, ये 7 आ गई, या फिर ये भी इन्फिनिटी आ गई, ये भी इन्फिनिटी आ गई। तो या तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगी या फिर क्या होगा कि इनमें से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो इसको डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड बोलते हैं। तो एक बार रिवीजन करवा देता हूँ मैं। किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस बोला जाएगा अगर एफ ए एग्जिस्ट करता हो, उसमें किसी पॉइंट के ऊपर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती हो जिसके ऊपर आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो। एल एच एल एग्जिस्ट करती हो, आर एच एल एग्जिस्ट करती हो, मतलब फाइनाइट हो, डेफिनेट हो, रियल हो, फाइनाइट हो, डेफिनेट हो, रियल हो, ये, और तीनों बिल्कुल इक्वल हो, तो उस फंक्शन को बोला जाएगा इट इज़ कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है ना। डिसकंटिन्यूटी 3 तरह की होती है, ठीक है ना। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड जिसमें एल एच एल आर एच एल एग्जिस्ट तो करेंगी लेकिन इक्वल नहीं होंगी, और डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड काइंड जिसमें एल एच एल आर एच एल में से या तो दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगी या कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब स्टार्ट करते हैं बेटा। ग्रेजुएशन में ये चैप्टर प्रमोट होता है एज इट इज़, और फर्स्ट चैप्टर ही है ग्रेजुएशन का, बीएससी फर्स्ट का। वहाँ पर आप एक और डेफिनेशन सीखेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस लैम्डा विद इन मोड लेस देन एप्साइलोन, लेकिन वो ग्रेजुएशन में सीखेंगे। अब हम अपना काम कर लेते हैं। तो भाई अब कंटिन्यूटी के ऊपर कुछ थ्योरम है वो मैं बता देता हूँ आपको। इफ एफ एंड जी both are continuous at x इक्वल टू a। अगर f और g दो ऐसे फंक्शन हैं बेटा जो दोनों के दोनों क्या हैं, कंटिन्यूअस है a के ऊपर। a कोई भी रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू r लिख देता हूँ मैं, क्योंकि रियल पर ही चेक कर सकते हैं ना, रियल नहीं होगा तो कैसे चेक करेंगे उसके ऊपर। तो भाई बच्चों f प्लस जी इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। सेकंड है f माइनस जी, f minus g is also continuous at x equal to a। थर्ड है f into g is also continuous at x equal to a। और फोर्थ है f by g is also continuous at x equal to a provided that ga is not equal to 0, क्योंकि अगर लोअर पार्ट 0 हो गया तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। नेक्स्ट है फिफ्थ, k इंटू एफ इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। यानी कि उस फंक्शन को किसी स्केलर से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नॉन जीरो स्केलर है ये k, जैसे कि 1 2 3 4 -1 -2 -3 1/2 2/7 एंड सो ऑन, एनी रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0। तो उस फंक्शन को अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, फंक्शन कंटिन्यूअस। मतलब पहले कंटिन्यूअस था तो बाद में भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस।
देख लीजिए बेटा, ये हैं अगर आपका फंक्शन एफ और जी कंटिन्यूअस है तो ये सभी क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। और 6.2 में दोबारा से ये थ्योरम प्रूव करेंगे हम, वहाँ पर एक इंटरवल के ऊपर बात करेंगे इनकी। ठीक है बेटा, यही है 5 पार्ट। वहाँ पर एक इंटरवल के ऊपर यही बात प्रूव करनी है हमने। अब स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करते हैं, ये वाली। Since f(x) is continuous at x equal to a के ऊपर कंटिन्यूअस है ये, therefore limit x approach to a f(x) is equal to f of a। कंटिन्यूअस अगर कोई फंक्शन है तो उसमें आप ये भी दिखा सकते हो और ये भी दिखा सकते हो कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ a, यानी कि लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम नेगेटिव साइड f(x), लिमिट x अप्रोच टू a फ्रॉम पॉजिटिव साइड f(x) और इज इक्वल टू f ऑफ a। ये डेफिनेशन लिखिए या ये लिखिए, एक ही बात है बेटा। यानी कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस जब होगा जब उसमें ये क्वालिटी होगी। ठीक ऐसे ही अगर gx कंटिन्यूअस दे रखा है बुक वाले ने, सिंस gx इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू a, therefore limit x approach to a gx is equal to g of a। ठीक है ना, ये सब कुछ गिवन के भी यहाँ पर मैंने लिख दिया क्योंकि ये दोनों क्या दे रखे थे, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस दे रखे थे तो भैया ऐसा लिख सकते हैं हम। उसके बाद हमने प्रूव करना है कि f प्लस जी ऑफ x भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और सम ऑफ टू फंक्शन तो आप 11th क्लास में कर ही चुके हैं कि कैसे उनको ऐड करते हैं। तो अब मैं चेक करता हूँ, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया लिमिट x अप्रोच टू a f(x) प्लस gx इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस g ऑफ a, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया तो समझो मैंने प्रूव कर दिया कि f प्लस g जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया किस पर, a पर। यानी कि कुल मिलाकर मेरे को ये प्रूव करना है। तो भाई चेक करता हूँ, देखो लिमिट x अप्रोच टू a f प्लस जी ऑफ x। देखो सम ऑफ टू फंक्शन जो होता है f(x) प्लस gx, उसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हैं f प्लस जी ऑफ x, ऐसे +1 क्लास में पढ़ा था आपने। तो अब मैं क्या है कि इसकी जगह मैं अब ये यूज़ करता हूँ यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू a f(x) प्लस gx, मैंने ये लिख दिया इसके प्लेस पर, यहाँ पर बताया मैंने। ठीक है, अब क्या है कि +1 क्लास में एक और बात सीख चुके हैं आप लिमिट एंड डेरिवेटिव में, कि लिमिट जो है वो दो फंक्शन के सम के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, अंदर चली जाएगी। ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोच टू a f(x) और प्लस लिमिट x अप्रोच टू a gx। ऐसे लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है बेटा। ये +1 क्लास में 13वें चैप्टर में एलिमेंट बुक में हम पढ़ चुके कि लिमिट इस तरीके से अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ठीक है ना, gx ये साइड में अगर नहीं दिखाई देता तो आपको gx, यहाँ बता देता हूँ मैं ये बात। +1 क्लास में हमने पढ़ा था लिमिट x अप्रोच टू a f(x) प्लस gx। तो ये पढ़ा था हमने कि ये जो लिमिट है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों के साथ, f(x)
प्लस लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी एक्स, ये पढ़ चुके हम। ये भी पढ़ चुके हम कि यहाँ पर प्रोडक्ट हो तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी और कोसेंट हो तो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट लोअर पार्ट इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मैंने लिमिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मेरी लेफ्ट साइड चली हुई है यही, ये चली हुई मेरी लेफ्ट साइड, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ प्लस जी ऑफ एक्स, और राइट में मेरे पास आ चुका है ये आ चुका है मेरे पास राइट में, पहले ये आया था उसके बाद ये आ चुका। अब इसके बाद मैं अपने पास से लिखता हूँ यहाँ पर एफ ऑफ ए, और इसके प्लेस पर लिख दिया मैंने जी ऑफ ए। अब ये आपने बताना मैंने क्यों किया ऐसा, इसको देखते हुए किया मैंने, क्योंकि एफ एक्स कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स क्या हो जाएगा एफ ए, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया एफ ए, ठीक है ना। और ये था जी एक्स अगर कंटिन्यूस है तो लिमिट एक्स अप्रोच टू ए जी एक्स क्या हो जाएगा जी ए, तो इसके प्लेस पर मैंने क्या लिख दिया जी ए। आया समझ में। अब जैसे इसके बाद मैं ये स्टेप लिख सकता हूँ, इसके बाद ये लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों एक ही बात है, तो इसके बाद मैं ये लिख देता हूँ। तो यहाँ पर x की जगह कौन है a, तो ये आ गया लिमिट x अप्रोच टू a f ऑफ प्लस जी ऑफ x इज इक्वल टू f प्लस जी ऑफ a। ये देखो, ये मैंने प्रूव कर दिया कि इसकी जो लिमिट है वो इसकी वैल्यू a पर जितनी आती है उसके इक्वल आती है इसकी लिमिट, तो दैट इज f प्लस जी इज आल्सो ए कंटिन्यूअस फंक्शन इफ f एंड g आर बोथ कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस हैं तो उनका सम भी डेफिनेटली क्या होगा कंटिन्यूअस, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही नेक्स्ट थ्योरम करवाते हैं, केवल साइन चेंज करना है इसमें, हमने प्लस की बजाय माइनस का साइन लगा देना बस। तो अब हमने प्रूव करना है ये सेकंड वाला, f और g अगर कंटिन्यूअस है तो f माइनस जी भी क्या होगा कंटिन्यूअस। तो f माइनस जी की लिमिट चेक करता हूँ मैं, ये एज इट इज़ रहेंगी दोनों लाइन, ये दोनों स्टेप। तो f ऑफ f माइनस जी अगर मेरे पास है ये, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एफ एक्स माइनस जी एक्स, 11th क्लास में पढ़ चुके, तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया। अब उसके बाद मैंने अभी बताया था यहाँ लिख कर कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है अंदर, तो लिमिट अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ये डिस्ट्रीब्यूट होगी अंदर। अब इसके बजाय हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए, ये एफ माइनस जी था, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं एफ ऑफ ए, ये देख लीजिए यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए, तो इसके प्लेस पर मैंने लिखा एफ ए और इसके प्लेस पर लिखा मैंने जी ए, यहाँ से देख लीजिए यहाँ पर जी ए लिख दिया मैंने, ठीक है ना। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि एफ और जी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है बेटा, तो f माइनस जी भी क्या होगा डेफिनेटली कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। दोबारा से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं आपको। अब कोई फंक्शन आ जाए, अगर मान लो एक फंक्शन आ गया, ये आ गया फंक्शन साइन एक्स प्लस 2x, ये आपने चेक करना है π/2 के ऊपर। तो अगर आप ये जानते हैं कि साइन एक्स जो है वो π/2 पर कंटिन्यूअस होता है, 2x भी π/2 पर कंटिन्यूअस होता है, तो इनका सम भी डेफिनेटली क्या होगा कंटिन्यूअस। तो आप इसको ब्रेक कर लीजिए hx और gx में, hx जैसे साइन एक्स हो गया, gx जैसे 2x हो गया। अब इन दोनों को अलग अलग कंटिन्यूअस प्रूव कर दीजिए और फिर इनके सम को डायरेक्ट लिख दीजिए कि अगर f और g दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे तो उनका सम भी डेफिनेटली क्या होगा कंटिन्यूअस। तो इन थ्योरम का ये यूज़ करना हमने, काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट आ जाएगी तो उसको ब्रेक करके हम आसानी से कर पाएंगे फिर। तो थर्ड बात है कि f इंटू जी भी डेफिनेटली क्या होगा कंटिन्यूअस। ये दोनों स्टेप एज इट इज़ रहेंगे, f अगर कंटिन्यूअस है तो ऐसा हो जाएगा, gx कंटिन्यूअस है तो ऐसा हो जाएगा, और f डॉट जी को मैं लेकर चल पड़ा। अब f डॉट जी को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखो
एफ डॉट जी को 11th क्लास में पढ़ चुके। तो ये मैं लेकर चल पड़ा। अब इसकी बजाय मैं ये लिखूँगा। अब आप जानते हो लिमिट तो ऐसी है कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी दोनों के साथ, प्रोडक्ट हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कुछ हो चाहे। तो ये एफ डॉट जी जो है वो इक्वल हो गया एफ ए इंटू जी ए के इक्वल। तो एफ डॉट जी जो है एफ डॉट जी ऑफ ए के इक्वल हो गया। तो यानी कि मैंने प्रूव कर दिया कि एफ और जी अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, डेफिनेटली कंटिन्यूअस ही होगा। अब मेरे को प्रूव करना है कि एफ बाई जी भी क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। तो ये दोनों स्टेप एज इट इज़ रहेंगे, दोनों स्टेप। अब एफ बाई जी को मैं लेकर चल पड़ा, मैं ऐसे लगा देता हूँ, ये है एफ बाई जी, मैंने ऐसे लगा दिया इरेज करने की बजाय। तो इसको मैंने ऐसे ब्रेक कर दिया, क्योंकि अगर एफ एक्स बाई जी एक्स है, यहाँ पर भी मैं यही लाइन लगा देता हूँ। तो इसको आप ऐसे डिनोट कर सकते हो एफ एक्स बाई जी एक्स को। तो आप इसको कर सकते हो एफ बाई जी ऑफ ए, ऐसे लिख सकते हो आप, एक्स है यहाँ पर एक्स, ऐसे एफ एक्स बाई जी एक्स, एफ बाई जी ऑफ एक्स। तो इसी तरीके से मैंने डिवीज़न में, चलो डिवीज़न में भी लिख देता हूँ मैं, क्या लगेगा यहाँ पर लिखने में, ये लिख दिया देखो एफ बाई जी, यानी कि इसकी लिमिट निकालनी मेरे को एफ बाई जी ऑफ एक्स की। तो इसको मैंने ऐसे लिखा, फिर लिमिट को मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, अपर पार्ट पर अलग से लग जाएगी, लोअर पार्ट पर अलग लग जाएगी, प्रोवाइडेड दैट जी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ये कंडीशन रहेगी इस केस में, बाकी में नहीं रहेगी। इसी केस में कंडीशन है ये, क्योंकि अगर लोअर पार्ट ज़ीरो हो गया ना ए के ऊपर तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, इन्फिनिटी बन जाएगा ये। तो उसको छोड़कर तो ये हो जाएगा एफ बाई जी, ये एक्स हो गया, और ये हो गया एफ ए बाई जी ए। ऐसा क्यों लिखा मैंने एफ ए बाई जी ए, ये देख लीजिए बेटा, ये कंटिन्यूअस था तो इसकी जगह आप एफ ए लिख सकते हैं, ये कंटिन्यूअस है तो इसकी जगह जी ए लिख सकते हैं, और ये लेफ़्ट में लिखा हुआ है ही। तो यानी कि मैंने प्रूव कर दिया कि एफ बाई जी ऑफ ए जो है एक्स लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ बाई जी ऑफ ए, इसके इक्वल मैंने इसको प्रूव कर दिया, ठीक है ना। लेकिन एक बात है यहाँ पर, कंडीशन है ज़बरदस्त, जी ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी कि क्या है कि एफ और जी अगर दोनों, एफ और जी अगर दोनों इंडिविजुअली ए पर कंटिन्यूस है तो उनका सम डेफिनेटली ए पर कंटिन्यूस हो जाएगा, उनका डिफरेंस ए पर कंटिन्यूस हो जाएगा, उनका प्रोडक्ट ए पर कंटिन्यूस हो जाएगा, कोई कंडीशन नहीं। यहाँ पर एक कंडीशन है कि एफ और जी अगर ए पर कंटिन्यूस है तो एफ बाई जी भी ए पर कंटिन्यूस हो जाएगा, लेकिन जी ए जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है ना, जी ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद है किसी स्केलर को, किसी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो भी वो कंटिन्यूस ही रहता है। मान लो कि x अगर कंटिन्यूस है तो x को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूस, ठीक है ना। तो कॉन्टीन्यूस फंक्शन का स्केलर टाइम फंक्शन भी हमेशा क्या होता है, कॉन्टीन्यूस ही होता है। तो यहाँ पर मैं लेकर चल पड़ा एफ एक्स एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, और मेरे को प्रूव करना है k इंटू एफ भी कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, k इंटू एफ एक्स, ये चेक करना मेरे को, इसकी लिमिट किसके इक्वल आती है। तो भाई ये आपने 11th क्लास में पढ़ लिया कि जो लिमिट है ना वो कांस्टेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होती, कांस्टेंट बाहर निकल आता है। यहाँ पर फिर से बता देता हूँ ज़ीरो लेवल से मैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 है, जैसे x प्लस 5 है तो x की वैल्यू 1 है तो x प्लस 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। मतलब जैसे जैसे x 1 को अप्रोच करेगा तो x प्लस 5 किसको अप्रोच करेगा, 6 को। लेकिन अगर x 1 को अप्रोच करता है तो 5 किसको अप्रोच करेगा, 5 को ही। तो कांस्टेंट के ऊपर कभी लिमिट नहीं लगती, क्योंकि x अगर 1 की तरफ आने लग रहा है तो 5 किसकी तरफ जाएगा, तो 5 तो अपनी जगह पर रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। वेरिएबल बदलता है, कांस्टेंट थोड़ा बदलता है, तो कांस्टेंट के ऊपर कभी लिमिट अप्लाई नहीं होती। तो ये 11th क्लास में पढ़ लिया हमने कि भाई अगर आपके पास यहाँ पर x स्क्वायर है, जैसे यहाँ पर 5 है और ये लिमिट लगी हुई है यहाँ पर कुछ भी, तो आप क्या कर सकते हो, 5 को बाहर निकाल कर और इसके ऊपर लिमिट लगा सकते हो, इसके ऊपर ऐसे।
तो इसी तरीके से मैंने k को बाहर निकाला और fx के ऊपर लिमिट लगा दी। अब इसके ऊपर लिमिट लगाऊंगा तो मैं डायरेक्ट इसको fa लिख सकता हूँ। तो लिमिट x अप्रोच टू a k fx इज इक्वल टू k ऑफ f ऑफ a। तो बस मैंने प्रूव कर दिया कि अगर fx कंटिन्यूअस फंक्शन है तो k इंटू fx भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ठीक है ना, आया बेटा समझ में। आगे बढ़ते हैं अब एक्सरसाइज की तरफ। उसके बाद इसमें एक थ्योरम है बेटा, एक और थ्योरम है, वो छोड़ेंगे हम क्योंकि उसमें कंपोजिशन यूज होता है जो सिलेबस में है ही नहीं। कंपोजिशन बेस्ड है वो थ्योरम, तो उसको छोड़ना पड़ेगा आपको, आपने भी नहीं करनी वो फ़िलहाल थ्योरम। आगे सिलेबस में कुछ चेंज होता है तो मैं ध्यान रखूँगा, मैं करवाऊँगा। अगर वो आ गई तो सिलेबस में इंक्लूड हो गई, तो अभी फ़िलहाल सिलेबस में नहीं है। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई बच्चों। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपने चेक करना है कि ये फंक्शन 2x + 3 जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है या नहीं, किसके ऊपर, टू एक्स प्लस 3 1 के ऊपर कंटिन्यूअस है या नहीं। तो भाई ये तो मैं आपको +1 में ही बता चुका था कि लिमिट जो आप फाइंड आउट करते हो तो वो दो तरीके से फाइंड आउट की जा सकती हैं, एक तो कॉमन लिमिट और एक LHL RHL इंडिविजुअली। तो वो आपकी मर्जी है, एग्जामिनर आपको नहीं बोलेगा कि LHL RHL दोनों निकाल कर दिखाओ मेरे को, वो आपकी मर्जी, आप कॉमन लिमिट निकाल कर करते हो या LHL RHL से करते हो। तो वो भी मैं आपको बता चुका कि कब क्या करना चाहिए आपको। LHL RHL ख़ास तौर पर मैंने जब बताया, जब पीस वाइज फंक्शन दे रखा हो, मॉडुलस के साथ विदाउट मोड दे रखा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा हो, इस तरह के केस में मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ज़्यादातर आपको LHL RHL निकालनी पड़ेगी, वरना आप कॉमन लिमिट निकाल सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसकी कॉमन लिमिट निकाल देता हूँ। देखो 2x + 3 लिमिट कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट x की जगह ये वैल्यू रख देते हैं जो यहाँ पर है, ये डायरेक्ट ये, तो x की जगह आपने रख देना है यहाँ पर 1 और इसको कैलकुलेट कर देना है, ये आ जाएगा 5 के इक्वल। अगर ये आ जाए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए तो फिर आपने कोई न कोई इसमें कोई मेथड यूज़ करना पड़ेगा। वो मेथड मैं +1 में बता चुके आपको, जैसे कि रैशनलाइजिंग करना पड़ सकता है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ सकता है और प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ सकती हैं, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन करना पड़ सकता है, बाइनोमियल एक्सपेंड करनी पड़ सकती है। तो वो 6 मेथड हैं, वो कोई भी तब यूज़ करना आपने जब इसमें इंडिटरमिनेंट फॉर्म बन जाए, वरना नहीं। तो ये आ गई इसकी लिमिट। अब मैं निकाल देता हूँ इसकी वैल्यू f ऑफ 1 के ऊपर। तो x के प्लेस पर आपने 1 रखना बेटा,
तो ये f(1) की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 5। तो भाई यहाँ पर मैं लिखूँगा सिंस लिमिट x अप्रोच टू 1 f(x) इज इक्वल टू f(1), यानी कि दोनों इक्वल आ गए, देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ये भी आप लिख सकते हो बेशक से कितनी वैल्यू आई इन दोनों की 5 आई है। तो एक मेथड तो ये है कंटिन्यूअस चेक करने का, जिसमें मैंने LHL RHL चेक नहीं किया। दूसरा मेथड है जब मैं LHL RHL चेक करता हूँ। देखो LHL RHL अगर मैं चेक करूँ बेटा, तो एक तो मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड, यानी कि x जो है वो 1 की तरफ आता है, 1 को अप्रोच करता है नेगेटिव साइड से, ठीक है ना। और स्टेटमेंट है 2x + 3। तो यहाँ पर या तो सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, 1 - h पुट कर लीजिए x की जगह, या फिर डायरेक्ट 1 पुट कर दो बेटा। सब्स्टिट्यूशन अक्सर जब यूज़ किया जाता है जब इंटीग्रेट फॉर्म आती हो, अभी तो इंटीग्रेट फॉर्म आई नहीं। फिर निकालनी इसमें RHL लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यानी कि x जो है वो 1 के पॉजिटिव साइड से अप्रोच करता है उसको। ये है पॉजिटिव साइड 1 की, ये अगर नंबर लाइन है तो x इस तरफ से इसकी तरफ आने लग रहा है यहाँ पर इस केस में। और जो पहले वाला केस है ये केस, इसमें x जो है वो नेगेटिव साइड से 1 को अप्रोच करता है इस केस में, और इस केस में x पॉजिटिव साइड से 1 को अप्रोच करता है। और यहाँ पर स्टेटमेंट है आपकी वही 2x + 3, तो x की जगह 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 5। LHL RHL दोनों इक्वल होगी बेटा इसकी। उसके बाद आपने चेक करना है f(1), तो वो भी क्या है स्टेटमेंट में जहाँ पर x है ना वहाँ पर 1 पुट कर देना है। तो ये हो गया 2 × 1 + 3, यानी कि ये भी आ गया 5। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिंस लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड f(x), यानी कि LHL इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड f(x), यानी कि RHL इक्वल टू f(1), देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। ठीक है ना। ये भी बता सकते हो कि वैल्यू कितनी आई इनकी। ये LHL थी, ये RHL थी, और ये f(1) था। तीनों इक्वल आ गए, तीनों है ना जो 5 के इक्वल आई तीनों। तो ये फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये सेकंड मेथड से मैंने प्रूव किया है। अब वो आपने डिसाइड करना है कि आप एग्जाम में किस मेथड से करते हो। अब दोनों मेथड क्यों ज़रूरी हैं, क्योंकि ये मेथड तो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है, ठीक। ये मेथड लेंथी बेशक से है, लेकिन इसमें एक कमी ये है, इसका फॉल्ट ये है एक कि ये कई बार जो है ना गलत लिमिट दे देता है आपको। मतलब 2 लिमिट होती हैं, एक LHL और एक RHL, ये आपको एक लिमिट देता है। अब किसी क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में दोनों लिमिट सेम हो, तो फिर वो दोनों इतनी ही आएंगी, एक आ गई तो जितनी वो दोनों इतनी ही आएंगी। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं बेटा जिसमें LHL RHL डिफरेंट होती हैं, तो वो ये जो मेथड ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा उनको कि डिफरेंट है या सेम है। ये मेथड आइडेंटिफाई कर पाएगा। LHL अगर RHL से डिफरेंट होगी तो वो इसमें सामने आ जाएगी आपके, क्योंकि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस तब भी हो जाता है जब LHL RHL इक्वल ना हो, दोनों एग्जिस्ट करती हैं और इक्वल ना हो। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी मैंने करवाई थी आपको, वही तो थी जिसमें LHL RHL दोनों एग्जिस्ट करती हों लेकिन दोनों इक्वल ना हो, एग्जिस्ट दोनों करती हों। तो ये मेथड में इसलिए थोड़ी सी कमी है। अब आपने करना क्या है, मेरा सजेशन ये रहेगा आपके सामने कि आप इस मेथड जैसे एग्ज़ाम में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन आना है इसका। ये नहीं कि भाई जैसे जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चन है सारे आएंगे, एक ही क्वेश्चन आना है, तो उस क्वेश्चन में आप कंजूसी मत करना, इस तरीके से कर देना, पक्का ठीक हो जाएगा, आपका पता चल जाएगा ठीक है या नहीं। और बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट आ जाए जैसे ये स्टेटमेंट है, तो उसको इस मेथड से करने में कोई डर नहीं है बेटा, ये ठीक आंसर देगा आपको।
लेकिन थोड़ी सी स्टेटमेंट कॉम्प्लिकेटेड, रूट वगैरह लगे हुए हैं या मॉडुलस लगे हुए हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगे हुए हैं, या पीस वाइज फंक्शन ऐसे टुकड़े बना रखे हैं फंक्शन के कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स वैन एक्स ग्रेटर देन 1, 1 प्लस एक्स वैन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो ऐसे केस में आपने LHL RHL निकालनी होती है, क्योंकि ऐसे केस में डिफरेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं, वरना आप इस तरीके से करते रहना। अब जो डिफरेंट सम है ना वो मैं करवाऊंगा, इसका एक जैसे सम आपने खुद ही करने ट्राई। ये फर्स्ट पार्ट मैंने इसलिए करवाया था कि थोड़ा सा आपको पता चल जाए कि क्या मेथड होता है चेक करने का। दोनों मेथड से मैंने करवा दिया। अब मैं करवाता हूँ बेटा आपको थर्ड सम, जो कि पीस वाइज फंक्शन है। देखो, एग्जामिन द कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 2, थर्ड सम है ये। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 when x इज नॉट इक्वल टू 2 एंड 0 या 4 0, तो डिसकंटिन्यूस हो गया भाई फंक्शन। 4 होता तो कंटिन्यूस हो जाता ये। अब देखो, पहले स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है। जिसकी जितनी केयरफुली रीडिंग होगी ना स्टेटमेंट के ऊपर, उतना ही उसका आंसर ठीक होगा। क्या कहने लग रहा है ये क्या है इसने कि कुछ जैसे नंबर लाइन है आपके पास, ये नंबर लाइन है, तो अगर x की वैल्यू 2 है ना, x की वैल्यू 2 है, तो आपका ग्राफ ये है। x की वैल्यू अगर 2 है तो आपका ग्राफ है ये आपका ग्राफ, अगर x की वैल्यू 2 है तो। यानी कि केवल आपने 2 पर चेक करना है, तो यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर, ठीक है ना। और x की वैल्यू 2 नहीं है तो ये ग्राफ जैसे इसके ऊपर से यहाँ से कुछ जाएगा इस तरीके से, ठीक, और 2 के ऊपर यहाँ से टूट कर यहाँ पर आ जाएगा ग्राफ, ये बताया इसने। क्योंकि 2 पर तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, यहाँ पर 0 होगी ना, और इसमें 2 पर इंटीग्रेट फॉर्म आने लग रही है, तो यानी कि 2 पर ये ग्राफ टूट कर यहाँ पर आ जाएगा। देखो कैसे चेक करना आपने इसको, एट x इक्वल टू 2 पर चेक करना आपने इसको। ये वैसे मैंने सही ग्राफ नहीं बनाया, इसका रफ डायग्राम बनाया, ये इसका ग्राफ नहीं है, जो फंक्शन आपके सामने है उसका ग्राफ नहीं है ये बस मैंने एक एग्जाम्पल लिया है आपको आसान बनाने के लिए, आपके समझ में आ जाए आसान एग्जाम्पल, इसलिए मैंने आसान एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर। तो भाई LHL RHL चेक नहीं करूँगा मैं, डायरेक्ट लिमिट चेक करूँगा मैं इसकी, कॉमन लिमिट। तो आपका पहला काम यही है कि लिमिट सीधी अप्लाई कर दो। 0/0 फॉर्म आ गई, इसको बोलते हैं इंडिटरमिनेट फॉर्म। जब सीधी लिमिट अप्लाई करने के बाद इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो अपने पास मेथड होते हैं फैक्टराइजेशन, सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद एक एल हॉस्पिटल भी होता है जिसको हम यूज़ नहीं कर सकते, कंपटीशन में यूज़ करते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ का यूज़ कर सकते हो, और भाई बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ कर सकते हो, रैशनलाइज यूज़ कर सकते हो, रैशनलाइज कर सकते हो फंक्शन को। ये मेथड है रैशनलाइजिंग। 6 मेथड हैं। जब भी आपके स्टेटमेंट में आप लिमिट पुट करते हो और लिमिट पुट करते ही क्या बन जाए, इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो ये 6 में से कोई मेथड यूज़ कर सकते हो आप।
लेकिन मेरे ख्याल में ये मेथड मत यूज़ करना, ये कंपटीशन का मेथड है एल हॉस्पिटल। पहले मैं इसको एल हॉस्पिटल से ही निपटाता हूँ। देखो क्या करना आपने, अपर पार्ट का डेरिवेटिव अपर पार्ट में करना है और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव लोअर पार्ट में। वैसे ये रूल नहीं होता डेरिवेटिव का। जब स्टेटमेंट पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे आ जाए तो आप +1 क्लास में भी पढ़ चुके कि डेरिवेटिव कैसे होता है। लोअर पार्ट का स्क्वायर होता है, लोअर पार्ट एज इट इज़, अपर का डेरिवेटिव माइनस अपर एज इट इज़, लोअर का डेरिवेटिव, ऐसे होता है डेरिवेटिव u बाई वी रूल से। लेकिन ये एक ट्रिक है, लैंग्रेज नाम था मैथमेटिशियन का, उसका ये रूल है, उसकी एक ट्रिक है ये कि भाई अपर पार्ट का डेरिवेटिव अपर पार्ट में कर दो आप, लोअर पार्ट का लोअर पार्ट में, और फिर आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 2 यहाँ पर पुट कर दिया, 4 आ गया। तो ये मैंने क्वेश्चन एल हॉस्पिटल से इसकी लिमिट निकाल दी। अभी मैंने पूरा नहीं किया, केवल मैं आपको लिमिट निकालने के 6 मेथड बताने लग रहा हूँ कि इसकी लिमिट कैसे निकाल सकते हो आप जब इंडेटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो। ठीक है ना, क्वेश्चन तो जब पूरा होगा जब वो लिमिट इसके इक्वल आ जाएगी तो कंटिन्यूस बोल दूंगा, इसके इक्वल नहीं आएगी तो डिसकंटिन्यूस बोल दूंगा। तो अभी अगर मैं बात करूं लिमिट कितनी आ गई 4, जबकि f(2) कितना है 0, तो फंक्शन तो डिसकंटिन्यूस है ही, पहले बताया था मैंने आपको। तो जब भी इंडेटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो आप एल हॉस्पिटल से ऐसे कर सकते हो, लेकिन CBSE के एग्जाम में मत करना। दूसरा है फैक्टराइजेशन से। तो फैक्टराइजेशन से अपर पार्ट के फैक्टर कर लो आप, यानी कि जब भी इंडेटरमिनेट फॉर्म बनती है तो डेफिनेटली हर किसी क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, लिमिट को यहाँ निकाल लो और इसको लेफ्ट में लेकर आ जाओ। मतलब x-2 अपर और लोअर पार्ट में कॉमन मिलेगा आपको, कैंसिल होगा ज़रूर। अगर लिमिट 1 है तो x-1 कैंसिल होगा, लिमिट -1 है तो x+1 कैंसिल होगा, लिमिट -2 है तो x+2 कैंसिल होगा। ये हर किसी क्वेश्चन की बात होती है। तो इसमें मैं फैक्टराइजेशन से अगर मैं करूँ तो अपर पार्ट के मैंने फैक्टर कर दिए x-2 और x+2, और लोअर पार्ट में x-2 से कैंसिल कर दिया। अब लिमिट अप्लाई कर देता हूँ मैं इसमें x+2, तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई की 2 + 2 क्या आ गया 4। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पूरा ही कर देता हूँ मैं। सिंस लिमिट x अप्रोच टू 2 f(x) इज़ नॉट इक्वल टू f(0), क्योंकि f(0) कितना दे रखा है, f(2) कितना दे रखा है उन्होंने 0, f(2) गिवन है 0, ये रहा f(2) कितना है 0 में, इनके x की वैल्यू 2 होगी तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यही तो बात कही है। तो नॉट इक्वल आ गया तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटिन्यूअस। फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 2। x = 2 पर क्या हो गया, ये डिसकंटिन्यूअस हो गया फंक्शन। ठीक है ना। तो बेटा मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया कैसे, सबसे पहले मैंने लिमिट चेक की, इसकी लिमिट पुट की तो 0/0 फॉर्म आ गई, और 0/0 फॉर्म आने के बाद मैंने क्या लगा दिया फैक्टराइजेशन, ये लगा दिया फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन। आप जिसके भी फैक्टर होते हैं उसको फैक्टर करके कैंसिल कर दो, कैंसिल ज़रूर होगा x-2। अगर लिमिट x-1 है तो x+1 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट x अप्रोच टू 5 है तो x-5 कैंसिल हो जाएगा। फिर लिमिट अप्लाई कर दी, ये 4 आ गया, f(2) 0 दे रखा है तो दोनों अनइक्वल आ गए तो डिसकंटिन्यूस हो गया। तो यहाँ तक का जो पोर्शन है, देखो यहाँ तक का ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये मैंने आपको करवाया फैक्टराइजेशन से। ठीक, ये आप इन सभी मेथड से कर सकते हो। एल हॉस्पिटल से बता ही चुका मैं, अपर पार्ट का डेरिवेटिव कर दो और लोअर पार्ट का डेरिवेटिव कर दो, फिर इसमें लिमिट पुट कर दो आप। अगर लिमिट पुट करने के बाद अब भी इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाए तो एक बार फिर डेरिवेटिव कर दो, फिर बन जाए तो फिर डेरिवेटिव कर दो, फिर बन जाए तो फिर डेरिवेटिव कर दो। मतलब जब तक करते रहो डेरिवेटिव, जब तक इंडेटरमिनेट फॉर्म टूट ना जाए। यहाँ पर तो पहले बार में टूट गई है तो आंसर आ गया इसका वो बड़ा 4। तो ये मैंने एल हॉस्पिटल से करवाया। अब करवाता हूँ सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन में x की जगह है ना 2 - h पुट कर लो, x की जगह 2 - h पुट किया, यही पुट करना होता है। जो भी लिमिट है ना, लिमिट को यहाँ उतारना आपने, जो भी लिमिट है ऐसे, और इसमें -h या +h कर दो, बस यहाँ इक्वल लगा दो। +h करोगे तो राइट हैंड लिमिट आ जाएगी, -h करोगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी।
तो लिमिट x अप्रोच टू 2 था ये, तो x की जगह 2 + h पुट कर दिया तो h अप्रोच टू क्या हो गया 0। और यहाँ पर जो था ना x, उसकी जगह 2 + h पुट किया मैंने, 2 + h का स्क्वायर और -4 डिवाइडेड बाई 2 + h और -2, ठीक है ना। तो ये इससे कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 + h² और +4h -4 डिवाइडेड बाई h, ये कैंसिल हो गया। लिमिट चली हुई h अप्रोच टू 0। अब आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन लगाना पड़ेगा, वरना लिमिट भरती है इंडेटरमिनेट फॉर्म बन जाएगा ये। अपर पार्ट लोअर पार्ट से h कैंसिल कर दिया, अब h की जगह 0 पुट करूँगा तो 4 आ गया। तो ये मैंने आपको करवा दिया सब्स्टिट्यूशन से। प्रॉपर्टी से करवा देता हूँ। ये प्रॉपर्टी होती है एक, लिमिट x अप्रोच टू a x रेज टू द n माइनस a रेज टू द n बाई x माइनस a, इसका आंसर होता है n a की n-1 +1 क्लास में पढ़ी थी हमने। तो यहाँ पर क्या है देखो, यहाँ पर 2 है और 4 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, नीचे x -2 है तो ये 2 सामने आ जाएगा और 2 के ऊपर 2 - 1 यानी कि 1 पावर बच जाएगी, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। ये प्रॉपर्टी से करवा दिया। उसके बाद बाइनोमियल इसके ऊपर लगेगी नहीं, रैशनलाइजिंग से करवा देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन हर किसी मेथड से हो पाएगा। बाइनोमियल जब लगती है जब कंप्लीट के ऊपर पावर हो, 2 टर्म के ऊपर, तो बाइनोमियल तो है ही नहीं अभी। उसके बाद रैशनलाइजिंग, रैशनलाइजिंग आप कर सकते हो, इसको डेनोमिनेटर से रैशनलाइज कर सकते हो। x + 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और नीचे क्या हो गया x -4 बन गया नीचे, और ये x + 2 ये है, ये इससे कैंसिल हो गया। लिमिट बाहर चली हुई थी x अप्रोच टू 2, x अप्रोच टू 2, यहाँ पर 2 पुट कर दिया 4 आ गया। लेकिन एग्जाम में आपने इनमें से कौन सा मेथड यूज़ करना है, एल हॉस्पिटल छोड़कर किसी से भी आप इसमें निकाल सकते हो, एल हॉस्पिटल को छोड़कर। तो आपका काम रहेगा जो भी स्टेटमेंट उसमें लिमिट पुट करो, इंडेटरमिनेट फॉर्म आ जाए तो इनमें से कोई भी मेथड लगाओ एल हॉस्पिटल छोड़कर और उसकी लिमिट निकालो फिर, और फिर f(a) निकालो। अगर सब कुछ इक्वल आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, वरना डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक अच्छे से रिवाइज करो बेटा, कल की क्लास में कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं करवाऊँगा कल, इम्पोर्टेंट, और साथ में जो थोड़े से लेंथी हैं और डिफरेंट हैं वो क्वेश्चन करेंगे हम कल।